नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है विजया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर कौस्तुभ काले। आप एक ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हो। सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि ये जो विंटर सीजन में पर्टिकुलरली आर्थो रिलेटेड जो डिजीज है, जॉइंट्स पेन के और सेकंड थिंग के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में किस तरह के पेशेंट इनिशियली स्टेज पे आ रहे हैं, उस बारे में बताइए। सबसे पहले तो ठंड की वजह से काफ़ी सारे पेशेंट्स में जॉइंट पेन बहुत कॉमन बात है। खास करके बुढ़ापे में ये तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस सादी भाषा में बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब हमारे घुटने में एक नाखून के जैसा मटेरियल रहता है जिसको हम कुर्चा करते हैं। नाखून एक के ऊपर एक घिसने से हमको दर्द नहीं होता, लेकिन यही नाखून हम निकाल के अगर घिसने बोलेंगे तो बहुत दर्द होगा सादी भाषा में। तो ऐसा जो कुर्चा होता है ये उम्र के हिसाब से घिसते जाता है और उसकी वजह से जो सेंसिटिव पार्ट रहता है घुटनों के बीच में, दो हड्डियों के बीच में, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है, जिसके वजह से पेशेंट को काफ़ी दर्द होता है। इसे एक सादी भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस को हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठंड में ये बीमारी, ये तकलीफ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, खास करके बुढ़ापों में। सर, आमतौर पर ये भी देखा गया कि अभी जो ठंड का जो मौसम जो चल रहा है, इसमें धूप भी कम आती, सेकंड थिंग ज़्यादा सन एक्सपोजर भी हड्डियों को मिलता नहीं, विटामिन डी की डिफिशियंसी भी काफ़ी होती है। तो उसका दुष्परिणाम हड्डियों पर किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। करेक्ट, आपने एकदम सही कहा है कि ठंड के मौसम में धूप कम होने के कारण जो हमारे शरीर में विटामिन डी नाम का जो एक पदार्थ होता है, उसका जो प्रोसेस होता है वो कम हो जाता है, ऐसा कहा जाता है और पाया भी जाता है काफ़ी पेशेंट्स में। जिसके वजह से विटामिन डी का एक सबसे बड़ा काम होता है कि जो कैल्शियम रहता है हमारे खून में, उसको हड्डियों में पहुंचाने का काम विटामिन डी द्वारा किया जाता है। और विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम हड्डियों में नहीं पहुंचता, जिसके कारण हड्डियां इतनी मजबूत नहीं होती है। ये बात मतलब विंटर्स में कुछ ज़्यादा देखी जाती है, ये सही है। सर, ये भी देखा गया कि युवाओं की जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जंक फूड ज़्यादा इंटेक करना, शराब का सेवन करना, धूम्रपान करना, तो इसका इफेक्ट हड्डियों पे किस तरह से होता है, उस बारे में बताइए। काफ़ी हद तक ये सारी चीज़ें, स्पेशली मैं कहूँगा सेडेंटरी लाइफस्टाइल और शराब का सेवन और तंबाकू का सेवन, चाहे वो सिगरेट के फॉर्म में हो या तंबाकू खाने के फॉर्म में, ये सब चीज़ें हमारी हड्डियों की मजबूती पर असर करती है। खास करके सेडेंटरी लाइफ मतलब ज़्यादा हलचल नहीं करना या एक्सरसाइजेज नहीं करना, इसके वजह से हमारी हड्डियाँ, जिनको एक्सरसाइज करने से एक मजबूती का भाग मिलता है, वो नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से खास करके आजकल के नौजवानों में ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और जंक फूड, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सब उसको एक एड ऑन फैक्टर्स है और एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल आज हमें देखने मिलता है जो कि हड्डियों की मजबूती पे डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सर, आफ्टर पोस्ट कोविड इरा में ये भी देखा गया कि यंगस्टर्स जिनकी एज 30 से 35 ईयर्स थे, उन लोगों में भी एवास्कुलर नेक्रोसिस, जो हेड ऑफ फीवर का जो घिसाव जिसे बोलते हैं, इसकी भी बीमारियां काफ़ी बढ़ी हुई है। तो आप ये बताइए किस तरह से आपके सामने ये बीमारी आ रही है, इस बारे में। जी, आपने सही कहा। जो कोविड में आप बोल रहे हैं कि जो हेड ऑफ फीवर, हम उसको एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप कहते हैं। मतलब जो हमारे खुबे का बॉल होता है, उसका जो खून का सप्लाई है, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो हमने मेडिकेशंस का सेवन किया है कोविड के दरमियान, खास करके स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा सेवन हुआ है, जिसके कारण जो हिप बॉल का खून का ब्लड सप्लाई रहता है वो हैम्पर हो जाता है, मतलब यानी कि घट जाता है, कम हो जाता है, जिसके वजह से जो बॉल रहता है हमारा, उसका डीजनरेशन यानी वो घिसना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, जिसके वजह से खुबे हमारा हिप जॉइंट में पेन होता है काफ़ी। जो युवा जिम जाते हैं, उसमें भी देखा गया कि अत्यधिक प्रोटीन की मात्रा का सेवन वे करते हैं। इवन उनमें कुछ स्टेरॉइड भी होता है, कुछ इस तरह के ऐसे तत्व होते हैं जिससे उनके हड्डियों का इफेक्ट्स बढ़ने लगता है। ये क्या वजह है? करेक्ट, इसमें दो बातें आपने कहा कि जिम जाने वाले लोग और
प्रोटीन का सप्लीमेंट का सेवन करने वाले। जिम जाना एक बहुत अच्छी बात है। इसके पहले हमने सेडेंट्री लाइफस्टाइल के बारे में बात की थी, तो जिम जाना इज अ गुड थिंग, मतलब एक अच्छी बात है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल को हम बीट कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जिम जाने वाले जो युवा है वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं, काफी सारे स्टेरॉइड इंजेक्शंस का सेवन करते हैं, जो कि काफी गलत है। जिसके वजह से ये स्टेरॉइड होने की वजह से फिर से वही हमारे जॉइंट्स पर, हमारे जो कुर्चा कार्टिलेजेस है उस पे उसका साइड इफेक्ट होता है, उसका खून का प्रभाव कम होता है और फिर अल्टीमेटली इट लीड्स टू ऑस्टियोआर्थराइटिस। सर, जिन्हें हिप एंड नी के प्रॉब्लम्स है, ऐसे जो पेशेंट्स हैं जो 4th स्टेज में नहीं गए, प्राइमरी स्टेज पे है, तो उनको सर्जरी के स्टेज तक ना पहुंचना, तो उसके लिए कुछ प्रिजर्वेशन थेरेपी भी होती है, हिप सेविंग सर्जरी भी होती है, तो उससे कोई बेनिफिट हो सकता है क्या? जी बिल्कुल। अगर हम ये बीमारी को अर्ली स्टेजेस में हम डिटेक्ट कर पाएं, जो कि पेशेंट अगर अर्ली स्टेजेस में हमारे पास आते हैं, जैसे कि स्टेज 1 और स्टेज 2, तो ये बिल्कुल हम इसे काफ़ी हद तक इसको आगे ढकेल सकते हैं। देखिए अल्टीमेटली ये डाउन द लाइन एक 15-20 साल बाद अगर आज कोई स्टेज 1 में है तो हम इसे आराम से 15-20 साल तक आगे ढकेल सकते हैं। इसमें मतलब अगर वो स्टेज 1 में आते हैं तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जैसे कि नीचे बैठना, मतलब पलगत मार के बैठना या इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, अगर ये हम अवॉइड कर पाए तो काफ़ी हद तक ये आगे ढकेला जा सकता है। स्टेज 2 के लिए आजकल काफ़ी सारे इंजेक्शंस है, PRP थेरेपी आ चुकी है और काफ़ी सारी दवाइयाँ भी है जिससे कि हम इसे आगे ढकेल सकते हैं। स्टेज 2 से स्टेज 4 का जो सफ़र है इसको हम काफ़ी हद तक के आजकल कम कर चलते हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, हमेशा एक कन्फ्यूजन का एक माहौल रहता दर्शकों के मन में, जिन्हें जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना है तो वो लोग ये सोच में रहते हैं कि कन्वेंशनल मेथड अच्छी होती है या नेविगेशन अच्छा होता है, किस तरह के इम्प्लांट्स यूज किए जाते हैं, ये काफ़ी धारणाएं होती है, तो उस बारे में आप प्रकाश डालिए, होता है क्या इशू? जी, आजकल के दौर में कन्वेंशनल और रोबोटिक या नेविगेशन के थ्रू ऑपरेशन किए जाने लग गए हैं। मेरा मानना ये है कि कोई भी किसी भी प्रकार की सर्जरी आप एक अच्छे सर्जन के हाथों करवाएंगे तो डेफिनेटली सक्सेस रेट ज़्यादा ही रहेगा। बट यस, कन्वेंशनल के मुकाबले आजकल नेविगेशन या रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज आने लग गई हैं, जो एक मतलब जो पहले का एक 100 में से 95-96% चांस सक्सेस का था, 3-4% एरर था, वो हम काफ़ी हद तक आज कम करने में सफल हो चुके हैं। द एरर विद रोबोटिक असिस्टेड आर्म जो आजकल आने लग गए हैं उससे तो एज गुड एज 99.99% सक्सेस रेट कहते हैं कि आजकल है। तो हाँ, कन्वेंशनल के मुकाबले मैं कहूँगा कि नेविगेशन और रोबोटिक ने एक स्टेप आगे जा करके इन आउटकम इन सर्जरीज का काफ़ी हद तक बेहतर किया है। जो दर्शक दूर दराज के दर्शक आपको देख रहे हैं जिन्होंने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ऑलरेडी करा दी है, तो आप बताइए उनका पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट किस तरह से होगा, उस बारे में बताइए। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट अगर आपका मतलब इमीडिएटली पोस्ट ऑप के बाद आपको फिजियोथेरेपी कराना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइजेस, आपकी जो मसल्स रहती हैं, आपने टोटल नी रिप्लेसमेंट या टोटल हिप रिप्लेसमेंट तो करा लिया है, लेकिन आपकी जो मसल्स रहती है उनमें भी ताकत ला करके आपको मोबिलिटी दिलाना, ये हमारा प्राइमरी एम होता है। तो जी हाँ, फिजियोथेरेपी करेंगे और बाकी जो एडवाइजेस जो आपके सर्जन है वो आपको बताएंगे। अगर आप वो फॉलो कर पाते हैं तो आपका जो ड्यूरेबिलिटी है, जो इम्प्लांट और जो सर्जरी का ड्यूरेशन है, वो हम 15 से 20 साल तक उन इम्प्लांट्स के साथ हम जी सकते हैं आराम से। और जो रिविजन सर्जरीज का जो अभी रेट बढ़ रहा है वो हम काफ़ी हद तक के कम कर सकते हैं। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और